इंडियन पॉलिटी में कई बार एक क्वेश्चन एस्पिरेंट्स से बार बार पूछा जाता है, चाहे मेंस में पूछा जाए या इंटरव्यू में पूछा जाए। यूपीएससी एक क्वेश्चन को बार बार रिपीटेडली एस्पिरेंट से पूछ रहा है और उनका ज्ञान जानना चाह रहा है कि उनको इस विषय के बारे में कितना पता है। टॉपिक है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अगर आप हाँ कह रहे हैं तो प्रूव करें कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। वेलकम टू अनअकैडमी गाइस, मेरा नाम है नवदीप। मैं आज आपसे इस विषय के बारे में, जो ये क्वेश्चन है कि क्या हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है या नहीं है, इसके बारे में आपके साथ पूरी जानकारी शेयर करूंगा। आज के लेक्चर में हम लोग लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब, सारे केसेस और वो केसेस जहां जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उस बारे में जानेंगे। तो चलिए गाइस, सेशन को शुरू करते हैं। आपको यह बता दूं कि जो ये लिविंग डॉक्यूमेंट है इसका मतलब क्या होता है। इस चीज को जानने के लिए हमें सबसे पहले लिविंग की डेफिनेशन की ओर ध्यान देना पड़ेगा। लिविंग चीज खाली सांस लेने या जीने के साथ संबंधित नहीं है। जब भी हम लिविंग की बात करते हैं, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज टाइम के साथ ग्रो करना। टाइम के साथ ग्रो करना। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो हमें यह भी जानना पड़ेगा कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के साथ ग्रो कर रहा है। अगर कर रहा है तो कौन कौन सा ऐसा टाइम था, कौन कौन से ऐसे केसेस थे जहां पर यह प्रूव हुआ कि हमारा संविधान टाइम के साथ ग्रो कर रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के कंप्लीट होता है 26 नवंबर 1949 को। हम रिपब्लिक बनते हैं 26 जनवरी 1950 को। आज 2024 है। तब का टाइम और आज का टाइम कंप्लीटली डिफरेंट है। तब ना इंटरनेट था, ना मोबाइल फोन्स थे, ना इतनी अवेयरनेस थी, ना लिटरेसी रेट हमारी इतनी ज्यादा थी। तो क्या जैसे जैसे हमारे इर्द गिर्द एआई का जन्म हुआ, इंटरनेट का जन्म हुआ, मोबाइल फोन्स का जन्म हुआ, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंफर्टेबली आज के टाइम के साथ अपने आप को सिंक कर रहा है या नहीं? यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि क्या हमारा जो संविधान है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है या नहीं। क्योंकि अगर ये लिविंग डॉक्यूमेंट है तो 1950 से लेके 2024 तक इसने भी ग्रोथ की होगी, इसमें भी चेंजेस आई होंगी। टाइम के साथ बदलना ही इस चीज को प्रूव करेगा कि हमारा संविधान भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात का आंसर कहां से आया कि एक संविधान भी लिविंग डॉक्यूमेंट हो सकता है? कोई तो ऐसा देश होगा जहां पर इस डॉक्ट्राइन का जन्म हुआ होगा। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान लेते हैं। लिविंग ट्री डॉक्ट्राइन इस चीज को कहते हैं, लिविंग ट्री डॉक्ट्राइन। यानी जैसे पेड़ टाइम के साथ बढ़ता जाता है, टाइम के साथ उसकी ग्रोथ होती है, उसकी ब्रांचेस बढ़ती जाती है, वैसे ही एक डॉक्ट्राइन आई जिसे हम कहते हैं लिविंग ट्री डॉक्ट्राइन। सुनने को तो ऐसा लगता है जैसे ये आपके एनवायरनमेंट का विषय है, पर आपको बता दूं लिविंग ट्री डॉक्ट्राइन एक लीगल फिलॉसफी है। इसका अर्थ यह होता है कि जो हमारा संविधान है वो एक लिविंग एंटिटी है, और जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती जा रही है, जैसे जैसे टाइम के साथ नई नई चीजें हमारे सामने आती जा रही हैं, वैसे वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को अडॉप्ट करता जा रहा है। तो डॉक्ट्राइन, ये जो डॉक्ट्राइन है, जब भी कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो आप बोलेंगे यस है। एंड ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देयर इज ए प्रॉपर डॉक्ट्राइन, जिसे हम लोग कहते हैं लिविंग ट्री डॉक्ट्राइन। अब सबसे पहले डॉक्ट्राइन आई कहां पर कि एक संविधान भी लिविंग हो सकता है? ये डॉक्ट्राइन सबसे पहले आई कनाडा में। इसके अनुसार एक संविधान एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो करता है सोसाइटी वैल्यू के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ। जैसे जैसे हमारे संविधान
जैसे जैसे हमारी सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी में चलने वाली चीज़ें सब चेंज हो रही है, उसी के हिसाब से हमारा संविधान भी चेंज होता जा रहा है। दिस इज द लिविंग ट्री डॉक्ट्राइन। और सबसे पहले इसका कंसेप्ट आया था कनाडा में। ये देखेंगे आप, द लिविंग ट्री डॉक्ट्राइन वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन द केस याद रखिएगा, एडवर्ड वर्सेस कनाडा। इसी को कहते हैं पर्सन्स केस। याद रखिएगा, एडवर्ड वर्सेस कनाडा, जिस केस को हम कहते हैं पर्सन्स केस। इस केस में पहली बार इस डॉक्ट्राइन का जन्म हुआ कि एक देश का, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के साथ साथ चेंज होता है। जैसे जैसे सोसाइटी के सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, उन चेंजेस को अडॉप्ट करता है हमारा संविधान, जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। क्लियर? तो केस भी हमने जान लिया, हमने ये भी जान लिया कि इट ओरिजिनेटेड इन कनाडा। क्लियर? इसी को बाद में बोला गया डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन। प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन यानी जैसे जैसे हमारा संविधान प्रोग्रेस करता है, हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, उसी के कंपैरेटिव में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकिंग है वो भी प्रोग्रेस करती है। जैसे जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 21 लिखा था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो उन्होंने लाइफ का कोई इतना ज्यादा एलॉबरेटेड मीनिंग वहां पर नहीं लिखा था। हमें ऐसा लग रहा है कि लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना होता है, फिर टाइम चेंज होता है, आती इमरजेंसी। मेनका गांधी केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है लाइफ मीन्स लिविंग विद चॉइसेस एंड डिग्निटी। यानी बढ़ते टाइम के साथ साथ जो इंटरप्रिटेशन है वो भी चेंज होती जा रही है। यही प्रूफ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी, जैसा कनाडा ने कहा डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, इंडिया में भी जो हमारा संविधान है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर हम लोग टाइम के साथ बदले। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेर अवेयर अबाउट द नीड ऑफ द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान लिखा गया तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उनको पता था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि फ्लेक्सिबल का मतलब क्या और रिजिड का मतलब क्या है? रिजिड का मतलब वो संविधान जो आसानी से अमेंड ना हो सके। फ्लेक्सिबल का मतलब जैसी नीड है उसके हिसाब से हम अपने संविधान को अमेंड कर सकते हैं। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्लेंड है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिन्हें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल से ऐसा होता है जिससे वो अमेंड किया जाए। हमारे पार्लियामेंट को बहुत मुश्किल होती है, स्टेट्स की कंसेंट लेनी पड़ती है, काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हैं अगर संविधान को अमेंड करना है तो। लेकिन कुछ ऐसे इशू भी हैं जो पार्लियामेंट बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी के साथ अमेंड कर सकता है। इसीलिए इसी की नीड को जानने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया आर्टिकल 368 दैट डील्स विद अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आप भी ये चीज याद रखेंगे। अब एक चीज आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे चीजेस, बहुत सारे ऐसे केसेस का प्रूफ मैं आपको देता हूं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के साथ बदला है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जैसी सर्कमस्टांसेस चेंज हो रही थी उसके आसपास उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया है। तो आपने अभी तक क्या समझा? आपने ये समझा कि हमारा जो संविधान है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है या नहीं है। आपको आंसर मिला कि हाँ, हमारा डॉक्यूमेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। हमने आर्टिकल 368 के बारे में जाना, हमने कनाडा में जन्मीस डॉक्ट्राइन के बारे में जाना, हमने डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन के बारे में जाना। अब इतना से तो आपका आंसर जो है वो फुलफिल तो नहीं हुआ। आपके आंसर को फुलफिल करने के लिए आपको एग्जांपल्स देनी है। तो आइए अब हम बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन टाइम के साथ की गई है। बदलते टाइम के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशंस की है। जैसे एक केस में आपका लेता हूं, ये नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2014। इस केस में
ट्रांसजेंडर्स के राइट्स को एक्नॉलेज किया गया था। और इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हमारा जो संविधान है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। दो चीजें याद रखिएगा। पहला, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किससे डील करता है? ये राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल से डील करता है। लेकिन इसकी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ है कि हमारा जो संविधान है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। यहां देखिए, ओके, सो ये वो जजमेंट है पूरी। यहां पर देखिए कैन अडॉप्ट, ये देखिए ये पूरा लिखा हुआ है। प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर गिवन न्यू डायनामिक मीनिंग इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर्स। इसी जजमेंट पे अगर आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट कैन अडॉप्ट टू चेंजेस इन रियलिटी। नीचे देखिए उसी जजमेंट की एक कॉपी है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग कैरेक्टर, इट्स इंटरप्रिटेशन मस्ट बी डायनेमिक, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो रिसेंटली ये एक जजमेंट है जब हमारा संविधान ट्रांसजेंडर्स को राइट्स दे रहा था। इंडिया में यूजुअली दो ही राइट्स हम लोग एक्नॉलेज करते थे, अगर आपको याद होगा, मेल और फीमेल। तो हमारे ट्रांसजेंडर्स जो थे वो काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ होती हैं, स्कीम्स होती हैं, एम्प्लॉयमेंट होती है, उससे वंचित रह जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा कि उनके भी इक्वल राइट्स हैं। अब आप ये सोचिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे रही है तो कहीं ना कहीं लोगों की, उस सोसाइटी की मेंटलिटी को चेंज कर रही है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट किया गया इस जजमेंट में। ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये जस्टिस कृष्ण अय्यर्स ऑब्जर्वेशन है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिस केस की मैं बात कर रहा था। इसमें कहा कि राइट टू लाइफ मीन्स डिग्निफाइड लाइफ, नॉट मेरली सर्वाइवर या एनिमल एग्जिस्टेंस। जो मैंने आपसे कहा कि लाइफ मीन्स लिविंग विद चॉइसेस एंड डिग्निटी। हमारे संविधान के मेकर्स ने आर्टिकल 21 में लाइफ के मीनिंग को एलॉबरेट नहीं किया था, लेकिन इस मीनिंग को एलॉबरेट किया था जस्टिस कृष्ण अय्यर ने। उन्होंने कहा लाइफ मीन्स लिविंग विद चॉइसेस एंड डिग्निटी। दिस इज कृष्ण अय्यर सर। ऐसे ही फेमस भारतनाट्यम सिंगर, डांसर नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जाता है 2018 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करती है। आप सोचिए, जो होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में टैबू थी, उस होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि टाइम हैज कम। पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एलजीबीटी मूवमेंट चल रही थी। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि इंडिया में भी एलजीबीटी कम्युनिटी को जगह मिले। तो ये दूसरा एग्जांपल है। आप अगर ये जजमेंट पढ़ेंगे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चेंजिंग टाइम्स के साथ हम लोग इस चीज को डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। क्लियर? अब यहां देखेंगे आप। Therefore, in context duty of the Constitution, court gets attentive. We emphasize on the role of Constitution courts in realizing the evolving nature of this living instrument. इस जजमेंट में भी सेम चीज कही कि कोर्ट रियलाइज करता है इवॉल्विंग नेचर ऑफ दिस लिविंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी कही थी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक और केस जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बदलते वक्त के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को इंटरप्रेट किया, वो था के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। मैंने आपसे कहा कि मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 में दिए गए वर्ड लाइफ को कहा गया था लाइफ मीन्स लिविंग विद चॉइसेस एंड डिग्निटी। पुट्टुस्वामी केस में एक ग्रेट पर्सन जो कि हाई कोर्ट के जज भी थे, पुट्टुस्वामी साहब खुद, इनके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इफ लाइफ मीन्स लिविंग विद चॉइसेस एंड डिग्निटी, डिग्निटी इज लिंक्ड विद प्रिवेसी। इसी केस में राइट टू प्रिवेसी को भी फंडामेंटल राइट बनाया गया। आप ये सोचिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तो ये लिखा नहीं था, लेकिन टाइम आ चुका था, टेक्नोलॉजी बदल चुकी थी, इंटरनेट का जन्म हो चुका था।
इसीलिए प्राइवेसी की जरूरत थी। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि आर्टिकल 21 में ही फॉल करता है राइट टू प्राइवेसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका एक और केस है ट्रिपल तलाक केस, जिसे हम लोग शराया बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कहते हैं। यहां पर ट्रिपल तलाक जो प्रैक्टिस है विच वॉज प्रिवेलेंट अमॉन्ग द मुस्लिम्स, उसको स्ट्रक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे लिंक है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इवॉल्व हो रहा है? बेटा, हमने देखा है कि जो सोसाइटी में ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जैसे पहले सती सिस्टम था, जब उसे खत्म किया होगा, आप सोचिए काफी लोग उसके विरोध में हो गए होंगे। ऐसे ही ट्रिपल तलाक भी था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म किया काफी लोग इसके खिलाफ भी थे। लेकिन जो इससे चेंजेस आएंगी टाइम में, वो नीड ऑफ द आवर है। ये एक और एग्जांपल है। ऐसे ही अडल्ट्री लॉ को डिक्रिमिनलाइज किया गया था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ओके, अडल्ट्री कैन टेक यू टू कोर्ट नॉट जेल। आपको पता होगा पहले अडल्ट्री के क्राइम्स में जेल हो जाती थी। जो उसने केस किया, एंड इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये केस है, इट इज एन इंडिविजुअल राइट, इट्स नॉट ए सोशल नॉर्म। हमें इंडिविजुअल के राइट्स भी देखने। वापस से आर्टिकल 21 को देखा गया, लाइफ मींस लिविंग विद चॉइसेस एंड डिग्निटी। तो अब देख रहे हैं कैसे कैसे डिफरेंट आउटलुक से हर चीज को देखा जा रहा है। जैसे साबरीमाला केस में भी हमने यही देखा, जब साबरीमाला टेम्पल, जहां पे खास एज की वुमेन अलाउड नहीं थी, उनको अलाउ किया गया। तो कहीं ना कहीं बड़ा ही गंभीर तौर पर अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की आलोचना हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मैसेज दिया कि इट इज द नीड ऑफ द टाइम। कस्टम्स अगर टाइम में नहीं बैठते, फिट नहीं बैठते टाइम के साथ, तो हमारा संविधान कहता है कि इट्स टाइम फॉर द न्यू कस्टम्स। ऐसे ही बहुत सारे केसेस आप देखेंगे, जैसे विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस था, जिसमें डॉटर्स को इक्वल राइट मिला प्रॉपर्टी में। जो प्रैक्टिस चल रही थी कि बेटियों को एंसेस्टर प्रॉपर्टी से वंचित रखा जाता था, इस केस में वो भी दिया गया। तो जो दिमाग में धारणा थी, जैसा कहा जाता था हमारी सोसाइटी में कि लड़की एक पराया धन है, देखिए उसे सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया। ऐसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि हमारा जो संविधान है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, काफी सारी चीजों को अपने अंदर जगह दे रहा है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जजमेंट में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लेटेंट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड गिवन इफेक्ट टू नॉट ओनली इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन अराइजेस। It is not that with changing times the meaning changes, but changing times illustrate, eliminate the meaning of the expression used. वही बात है। लाइफ की मीनिंग जो बोला क्या, लाइफ मीन्स लिविंग विद चॉइसेस एंड डिग्निटी, वो चॉइसेस और डिग्निटी में चेंजिंग टाइम में क्या क्या आता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम बताया। ओके, सो ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स थी जिससे ये प्रूव होता है कि जो हमारा संविधान है, इट इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, प्लीज मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। हैव अ वंडरफुल डे अहेड ऑफ यू गाइस।